हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि रिलेटेड हैं वर्क, पावर और एनर्जी से। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये कह रहा है कि इस तरीके का एक लूप आपको गिवन है। ऐसा एक लूप आपको दिया हुआ है, सर्कुलर यहाँ पे लूप है। ये बोला गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर से रिलीज किया जाता है, लेट्स से दिस हाइट, और ये हाइट जो आपको दे रखी है ये है h इक्वल टू 5r के बराबर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस ट्रैक। ठीक है, ऐसा आपको गिवन है। फ्रिक्शनलेस है, मतलब स्मूथ ट्रैक दे रखा है। बोला गया आपको इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट p, दिस पॉइंट इज p, और ये यहाँ पे पहुंचता है इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज q। तो आपको बोला गया कि it starts from rest at P, what is the resultant force acting on it at Q? यहाँ पे U 0 है। आपको पूछा गया resulting force acting on it at Q, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करें। रिजल्टिंग फोर्स Q पे आपसे पूछा गया है, तो Q के टाइम ये क्या एक सर्कुलर मोशन में है, ये एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। यस, जब सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है तो इस पे अगर रिजल्टिंग फोर्स मुझे निकालना है तो देखना पड़ेगा कौन कौन से फोर्सेस हैं, और वहां फोर्सेस जो होते हैं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग भी होते हैं। तो हमें वो सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे निकालना है तो पहले मुझे वेलोसिटी चाहिए इसकी क्यू पॉइंट पे। तो लेट्स से क्यू पे ये v वेलोसिटी के साथ चल रहा है। ठीक है, ये अपना अभी तक हिसाब है। तो अब ये v कैसे निकाला जाए, तो बड़ा आसान सा तरीका है। कौन सा तरीका? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फ्रिक्शनलेस है, कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो हम आराम से कंजर्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये कहता है काइनेटिक एनर्जी एट P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट Q प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट Q। इन दो पॉइंट्स पे अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। तो काइनेटिक एनर्जी एट P पे इनिशियल स्पीड 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी ये अपना अगर रेफरेंस लाइन है ग्राउंड वाला, तो अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो P पॉइंट पे होगी वो होगी mgh के बराबर, और h है 5r। काइनेटिक एनर्जी एट Q इज हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट Q रेडियस के बराबर, ये ऊपर है अभी यहाँ पे सेंटर के इस डायरेक्शन में है, ये इस तरीके से। तो हम बोल सकते हैं दिस इज r हाइट पे, तो mgr इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे ऐसी। ठीक बात है। चलिए, तो बस यहाँ से आपको v मिल जाएगा। कितना मिलेगा देखिए, v मिलेगा आपको इधर 5 mgr है, इस तरफ mgr है, ये हो जाएगा 4 mgr। इधर से 2 आएगा तो हो जाएगा 8 mgr। तो v आपको मिलेगा √8 gr। क्लियर है? दिस इज द वेलोसिटी जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब एक बार वेलोसिटी मिल गई, अब अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्यू पॉइंट पे बना सकते हैं। तो क्यू पॉइंट पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये सर्कल है और ये यहाँ पे टिका हुआ है ऐसे, इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में विद v। ठीक है, अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस इसमें लग रहे होंगे, तो एक तो नॉर्मल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, और यही नॉर्मल फोर्स इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो नॉर्मल कैसे निकालें, हमें पता है कि ये नॉर्मल फोर्स ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r के बराबर। कितना आता है? mv आपको दे रखा है, देखिए v स्क्वायर उठ जाएगा 8gr डिवाइडेड बाय r। नॉर्मल आपको मिलेगा 8mg के बराबर। क्लियर है? नॉर्मल मिल गया। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे? रिजल्टिंग फोर्स, नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है। तो ये तो हुआ नॉर्मल। एक फोर्स और कौन सा लग रहा है इस पे? एक और फोर्स लग रहा है इस पे mg, जो हर समय लगता रहता है। तो mg इस पे और लग रहा है नीचे की तरफ। तो इसका अगर नेट फोर्स देखा जाए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर r रिजल्टेंट है, या छोड़िए चलिए ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू रूट ओवर नॉर्मल का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। ये नेट फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका नेट इसी तरीके से निकाला जाता है। तो ये है n, ये है mg, इनका रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं बीच में आएगा।
तो ये अपने को मिला इस तरीके से, n की वैल्यू अपन n की वैल्यू 8 mg रखते हैं प्लस mg स्क्वायर यहाँ पे है। फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा √65 mg। दिस इज द रिजल्टिंग फोर्स जो इस पोजीशन पे लग रहा है। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से, आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा, दूसरा पार्ट, एट व्हाट हाइट अबव द बॉटम ऑफ द लूप शुड द ब्लॉक बी रिलीज्ड। मतलब इस बार आपसे एच पूछा गया है। क्वेश्चन फिर से बना लेते हैं अपन, यहाँ पे वही ट्रैक दे रखा है ऐसा ही वाला। पूछा गया आपसे कि ये एच अब कितना होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। शुड बी ब्लॉक रिलीज्ड, मतलब रिलीज मतलब इनिशियल स्पीड अभी भी 0 है, so that the force is exerted against the track at the top of the loop equals its weight। मतलब फिर से बोल रहा हूं, फोर्स इट exerts against the track, ट्रैक और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल, ये बात हो रही है। एट द टॉप ऑफ द लूप, इस पोजीशन पे, टॉप ऑफ द लूप यहाँ पे, इस पोजीशन पे जब ये है तो इनका जो नॉर्मल है वो इसके वेट के बराबर हो जाए, ऐसा आपको बताना है कि ये हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हाइट अगर मुझे निकालनी है तो मुझे पता है कि यहाँ पे इसके पास एक वेलोसिटी होगी v इस डायरेक्शन में। अगर मैं ये v निकालता हूं तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन से हाइट भी बाद में निकाल सकता हूँ। ये बात तो अपने को क्लियर है। ठीक है, अब v कैसे निकाला जाए? v निकालने के लिए आप इसका FBD बनाइए। ये है नॉर्मल, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है और इसका mg भी अपना खुद का नीचे की तरफ लग रहा है। और हमें पता है कि क्योंकि ये सेंटर की तरफ है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो दे रहे हैं वो दोनों मिला के नीचे की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसको दे रहे हैं। ये बात क्लियर है? क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो टुवर्ड्स सेंटर लग रहे हैं, और टुवर्ड्स सेंटर जो फोर्सेस लगते हैं वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे एन और mg दोनों मिलके। हमें पता है क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये दे रखा है कि n शुड बी इक्वल टू mg, ये हाइट अपने को कैलकुलेट करनी है। तो n इक्वल टू mg अगर मैं यहाँ पुट करूं तो ये हो जाएगा 2mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहाँ से आपको v स्क्वायर मिल जाएगा, कितना, m से m कैंसिल, 2gr के बराबर। क्लियर? अब अपन कर सकते हैं आराम से मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वही पॉइंट P और पॉइंट Q मान लीजिए इसे। तो पहली काइनेटिक एनर्जी इनिशियली यहाँ पे अगर देखें पॉइंट 1 पे, तो ये काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि रिलीज किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी mg h के बराबर है अगर अपना रेफरेंस लाइन ग्राउंड है तो। ठीक है, mg h के बराबर पोटेंशियल एनर्जी है, ये h अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है भैया, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 या काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 इज हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है, ये कितना ऊपर है यहाँ से, डायमीटर के बराबर, मतलब 2r के बराबर। तो ये हो जाएगा mg इंटू 2r, ये यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक बात, सॉल्व करते हैं। तो v स्क्वायर की जगह रखता हूँ 2gr, m सारे कैंसिल हो गए, इधर से मिलेगा gh इक्वल टू हाफ इंटू 2gr प्लस 2gr, यहाँ से भी आया, कितना मिलेगा ये, h इक्वल टू 3r के बराबर अपना फाइनल आंसर यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी g नहीं, h इक्वल टू 3r, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ रहा है। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन करने के तरीके बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर आपको फोर्स को रिलेट करना है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेट करना पड़ेगा, वहीं से आप वेलोसिटी निकाल पाएंगे। और वेलोसिटी निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व करनी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आती है। काइनेटिक एनर्जी बिना वेलोसिटी के हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करो। वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका, सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी लग रहे हैं या जो भी वहां पे कंपोनेंट्स हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे आप इक्वल कीजिए mv स्क्वायर बाय r के, वहां से आप वेलोसिटी निकालिए। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पेंडुलम वाले भी पूछे जा सकते हैं। पेंडुलम वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं भाई, देखिए, तो यहाँ पे एक पेंडुलम जो है वो हिंज्ड है यहाँ पे। इसके लिए बात बोल रखा है कि भाई ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, बोल रखा है कि इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाता है वो जाता है थीटा नॉट के बराबर। ठीक है,
दिस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज थीटा नॉट। मतलब ये यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है मतलब इसके बाद वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, वापस लौट के अपनी डायरेक्शन में फिर से आ जाता है। ये पूछा गया आपसे कि किसी पोजीशन थीटा पे जब ये है, किसी पोजीशन थीटा पे जब ये है, तो बताइए इसमें टेंशन कितनी होगी इस टाइम पे, कितना टेंशन इसमें इस टाइम पे लग रहा होगा, आपसे पूछा गया। ठीक है, थोड़ा सा सही बनाते हैं डायग्राम, इस तरीके से इसका मोशन रहेगा, तो यहाँ पे होगा। तो इस थीटा पोजीशन पे इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है ये आपसे पूछा गया। क्लियर है? लेंथ आपको पेंडुलम की दे रखी है L, यहां तक आपको सारी चीजें गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन। अब क्या करें इस क्वेश्चन के लिए? तो भाई सीधा सा हिसाब है, हम पहले इस पोजीशन पे एफबीडी बनाते हैं इसका। तो ये जो पोजीशन है इसका, जहां ये स्ट्रिंग इधर से थीटा एंगल बना रही है, इस पोजीशन पे एफबीडी देखते हैं। तो भाई इस तरफ इसमें लग रही है टेंशन फोर्स, इधर नीचे इस पे लग रहा है mg। अगर mg का कंपोनेंट देखा जाए तो वो एंगल भी थीटा होगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। अब क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन में है, ऑसिलेशन भी एक पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन होता है, तो हम कह सकते हैं कि अंदर की तरफ इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, और वो फोर्स यहाँ पे कौन दे रहा है? तो यहाँ पे टेंशन माइनस mg cos थीटा प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। क्लियर है बात? सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होता है, टेंशन भी अंदर की तरफ है, mg cos थीटा अपोजिट है, इसलिए माइनस mg cos थीटा ये अपन ने लिखा। तो टेंशन माइनस mg cos थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से हम टेंशन को लिख सकते हैं mg cos थीटा प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाय r। r यहाँ पे क्या है? लेंथ के बराबर। ठीक है, और ये अगर मैं पॉइंट बोल देता हूँ p, तो मैं बोलता हूँ vp, वेलोसिटी एट पॉइंट p का स्क्वायर है। ये अपने को वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे। अब ये वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ये वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी टेंशन निकालने के लिए। वेलोसिटी कैसे निकालें? तो वेलोसिटी निकालने का तरीका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहां से कहां तक करें? तो भाई हमें पता है कि ये जो पार्ट है यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, और अगर मैं इस रेफरेंस पॉइंट से ये हाइट कैलकुलेट कर लूं तो मैं आराम से यहाँ की एनर्जी भी लिख सकता हूँ। रेफरेंस पॉइंट मैंने लिया इसका लोएस्ट पॉइंट, ये रेफरेंस पोजीशन है। अब ये हाइट कैसे कैलकुलेट करें? तो हम कई बार कर चुके हैं, ट्राइंगल बना के। ये लेंथ L है, ये अभी यहाँ पे है, ये एंगल थीटा नॉट है, और हमें ये हाइट चाहिए बेसिकली। ये लेंथ भी L है, ये लेंथ भी L है। हमने पहले ही बोला है कि अगर ये L है तो ये L साइन थीटा नॉट हो जाएगा, और ये छोटी सी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी L cos थीटा नॉट। तो आपको जो हाइट बचती है वो h बचेगी आपके पास, L माइनस L cos थीटा नॉट विच इज L 1 माइनस cos थीटा नॉट। दिस इज द हाइट h। क्लियर है बात? पक्का? चलिए, और अगर मुझे P पॉइंट पे भी हाइट देखनी है तो मैं P वाली हाइट भी लिख सकता हूँ। अगर ये हाइट HP लिख लेते हैं इसे, तो HP भी लिखा जा सकता है सिमिलर तरीके से L 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इस बार एंगल थीटा है, इसके लिए थीटा नॉट नहीं है, एंगल थीटा है, तो ये हाइट हो जाएगी ये। अब अपने को एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, तो करते हैं अपन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। अगर ये पॉइंट है लेट्स से पॉइंट A, और ये पॉइंट अपन ने ऑलरेडी बोल रखा है पॉइंट P, तो बोलूंगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या बोलूंगा? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, क्योंकि कहीं कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे अगर देखें तो वहां पे 0 हो जा रहा है, मैक्सिमम है, उससे आगे नहीं जा रहा, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए mgh है, L 1 माइनस cos थीटा नॉट। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी हाफ mvp स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ पे vp है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जो है वो है mg L 1 माइनस cos थीटा, ये यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है बात? बस अब यहाँ से आप vp लिख सकते हैं, m सारे कैंसिल हो गए, देख पा रहे हैं। L 1 माइनस cos थीटा नॉट और उधर L 1 माइनस cos थीटा, यहाँ से अगर मैं gl कॉमन ले लूं तो आपको मिलेगा यहाँ पे cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट, है ना। यहाँ से अगर मैं gl कॉमन लेता हूँ तो मिलता है आपको cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट इक्वल टू हाफ vp स्क्वायर। यहाँ से आपको vp स्क्वायर मिल जाएगा
2gl cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। ठीक है बात। वीपी स्क्वायर आपको यहां से मिल गया। अब अपन आराम से टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन आपको मिलेगा यहाँ पे एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई एल वीपी स्क्वायर की जगह रख देंगे 2gl cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। ठीक है, एल से एल कैंसिल, फाइनली टी की वैल्यू जो मिलती है एम जी कॉस थीटा प्लस 2mg cos थीटा माइनस 2mg cos थीटा नॉट। कितना है फाइनल आंसर? 3mg cos थीटा माइनस 2mg cos थीटा नॉट। ये आपकी फाइनली एक्सप्रेशन आया टेंशन का। क्लियर है बात? ये आपका आंसर आ गया। इसी में आपको सेकंड पार्ट पूछा गया कि इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप is 80 kg, what is the maximum angular amplitude with which the mass can oscillate without breaking the rope? आपको इस रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे दी। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है जब इतनी टेंशन लग जाए कि वो रस्सी टूटने पे आ जाए। तो वो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू आपको दे रखी है 80 केजी के बराबर। केजी इज नॉट अ फोर्स, टेंशन फोर्स है, तो हमें केजी को वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो आपको एक्चुअली टी मैक्स दे रखा है, बोला है कि टी मैक्स जो है वो 80 केजी मतलब 80 इंटू जी के बराबर है। ये मैक्सिमम टेंशन इसमें हो सकती है। अभी मैक्सिमम टेंशन कब होगी ये भी अपने को देखना चाहिए, किस पोजीशन पे होगी। तो सोचो, ये वाली पूरी टर्म अगर 0 हो जाए तो क्या टेंशन मैक्सिमम हो जाएगी? पक्की बात? सोचो। सॉरी, ये टर्म नहीं, ये तो थीटा नॉट अपने को कैलकुलेट ही करना है। ये वाली टर्म अगर मैक्सिमम हो गई तो टेंशन मैक्सिमम हो जाएगी। और ये टर्म मैक्सिमम कब होगी? ये कॉस थीटा है। जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाए विच इज इक्वल टू 1, तो ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि जब थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। सॉरी, जब थीटा 0 डिग्री हो जाए, नॉट 90, कॉस 0 इज 1। तो जब थीटा 0 डिग्री हो जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। और थीटा 0 मतलब पोजीशन क्या हो जाएगी? सो देखिए इसमें थीटा आपके वर्टिकल से कैलकुलेट कर रहे हैं। थीटा अगर 0 करना है मतलब बिल्कुल लोअर पोजीशन, जो ये वाली पोजीशन आपको गिवन है, क्या इस पोजीशन पे मैक्सिमम टेंशन हमें मिलने वाली है? यस। तो बस यहाँ की हमें बात करनी है। इसके लिए अगर मैं एफबीटी फिर से बनाता हूँ तो इस समय सिचुएशन कुछ ऐसी है। नीचे इस पे लग रहा है mg, ऊपर इस पे लग रहा है टेंशन फोर्स। यहाँ इसकी एक वेलोसिटी होगी। हमें सीधा सीधा यूज क्या करना है कि भाई मैक्सिमम टेंशन की अगर बात करनी है तो टी मैक्स मैं यहीं से लिख सकता हूँ सीधा इस एक्सप्रेशन से। 3mg cos थीटा को कर दिया 1 माइनस 2mg cos थीटा नॉट। और ये आपको दे रखा है 80g के बराबर। तो 80 इंटू जी इक्वल टू 3mg माइनस 2mg cos थीटा नॉट। यहां से देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको। अगर m की बात करें तो m आपको गिवन है 40, तो यहां से अपने पास आ जाएगा g सारे कैंसिल। और t मैक्स जो है वो 80g से कम होना चाहिए, मतलब जो टेंशन मैक्सिमम आ रही है वो शुड बी लेस देन 80g, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो दिस शुड बी ऐसा हो जाएगा। m है 40, तो यहाँ से अपने को मिलेगा g सारे कैंसिल, यहाँ से आएगा 120 माइनस 60 cos थीटा नॉट। ये आया। अगर इसको फिर से लिखा जाए तो cos थीटा नॉट यहाँ से आपको मिलता है दिस शुड बी ग्रेटर देन 40/60। आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है हाफ से ज्यादा होना चाहिए ये, तब आप इसको कह पाएंगे। ये हो जाएगा आपका 80 और 40/80 मतलब cos थीटा नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ। cos थीटा हाफ कब होता है? जब थीटा नॉट शुड बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि थीटा नॉट जो है वो 60 डिग्री से कॉस से डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो यहाँ लेस वाला आएगा। खैर ये सब चीजें छोड़ते हैं। थीटा नॉट आपका 60 डिग्री से कम आना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि जो इसमें मैक्सिमम टेंशन है वो 80 जी से कम रहने वाली है, अदरवाइज ये स्ट्रिंग ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ ग्रेटर और लेस का साइन हटा के सीधा इक्वल कर सकते हैं कि थीटा नॉट जो है वो 60 के बराबर हो
तब तक ये सेफ है, अगर उससे ज्यादा हो गया तो ये सेफ नहीं रहेगा। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि भैया एक हेमिस्फेरिकल ट्रैक इस तरीके से यहाँ पे बना रखा है, वर्टिकल ट्रैक है इस तरीके का, ठीक है। बोला गया कि a mass m is released from the top of a vertical circular track of radius r with a horizontal speed v naught। इस पोजीशन से इसको v naught स्पीड से फेंका गया। ये पोजीशन मान लीजिए a पोजीशन, ये अपन बोल देते हैं इसे, ठीक है। यहाँ से v naught स्पीड से इसे रिलीज किया गया। रेडियस इसको दे रखी है आपको ऑलरेडी r। आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट द एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल वेयर इट लीव्स कांटेक्ट विद द ट्रैक। मतलब अगर ये वर्टिकल है, एंगल थीटा आपको बताना है जहां पे ये इस बॉडी के साथ अपना कांटेक्ट रिलीज कर देगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो मान लीजिए इस टाइम पे v वेलोसिटी से चल रहा है और कांटेक्ट रिलीज करेगा, इसका मतलब इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 हो जाना चाहिए। तो अपन बात करते हैं कि किसी भी एंगल पे अगर ये रिएक्शन फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, या नॉर्मल फोर्स जिसे आप कहते हैं, आप इसे नहीं लिख लीजिए, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा बनेगा, तो mg cos थीटा लगेगा अंदर की तरफ। और यहाँ पे अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो अंदर की तरफ इस पे सेंट्रिपिटल फोर्स भी होना चाहिए, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या ऐसा ही है यहाँ पे? क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स अंदर की तरफ है, mg cos थीटा भी अंदर की तरफ है, नॉर्मल अपोज कर रहा है तो माइनस कर दिया हमने उसे। अब अगर लिखा जाए नॉर्मल यहाँ से तो कितना लिखा जाएगा? mg cos थीटा माइनस सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। इसको रेडियस अपन कैपिटल आर लेते हैं। ये यहां से हमें बोला गया कि अगर ये कांटेक्ट लीव करता है, इफ द ऑब्जेक्ट लीव्स द कांटेक्ट, तो जब कांटेक्ट ही नहीं होगा तो कांटेक्ट फोर्स कैसे होगा? नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन 0 मतलब हम बोल सकते हैं mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहाँ से हमें v स्क्वायर मिलता है, या हमें एक्चुअली थीटा निकालना है, तो cos थीटा आपको मिलता है यहाँ से v स्क्वायर बाय जी r। ये आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पे हमें v की वैल्यू तो पता नहीं है, इस टाइम पे कितनी स्पीड से चल रहा है तो हमें पता नहीं, तो ये हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सिंपल सा हिसाब है कि भाई मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, कितना डिक्रीज हुआ हाइट में? इसकी वाई हाइट डिक्रीज हुई, ऐसा इसका हिसाब है, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ रेफरेंस लाइन मानता हूँ तो सोचो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी क्योंकि ये नीचे आया है। तो बस अपने को क्या करना है, ये अगर पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट ए एंड बी क्या देगा आपको? ए पे देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इनिशियली इसको वी नॉट से रिलीज किया गया था, प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपन ने उसको रेफरेंस माना है इसलिए वहां पे 0 है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अब है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी अब कम हो गई है एम जी वाई से। क्लियर है बात यहाँ तक? पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, माइनस एम जी वाई, इसको अपन लिख लेंगे। अब ये वाई कितना है? तो फिर से वही हिसाब है, ये आर है, अपन इसको कई बार कर चुके हैं, ये आर है, ये एंगल थीटा है, ये y आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू आर वन माइनस कॉस थीटा, ये आपको y मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको v निकालना है, तो v स्क्वायर विल बी m सारे कैंसिल हो गए, तो v नॉट स्क्वायर प्लस 2gy, तो 2g r वन माइनस कॉस थीटा, ये आपको मिल गया v स्क्वायर। इस v स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो अपने को क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह डाला वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gr वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय gr। तो ये भी अपने को मिल रहा है यहाँ से gr, और अगर इधर भी gr में डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा gr, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय gr, वी स्क्वायर की जगह टोटल टर्म डाल दी, डिवाइड बाय gr भी कर दिया।
ओके, यहाँ से आपको देखिए cos थीटा में पूरी एक इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ से जब फाइनली cos थीटा कैलकुलेट करेंगे उसको सॉल्व करके, तो आपको मिलेगा v नॉट स्क्वायर बाई 3gr प्लस 2/3। ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ से मिलेगा। क्लियर है बात? चलिए, अब इसमें कुछ खास बातें हैं वो देख लेते हैं। ये तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अगर v नॉट स्पीड से आपने उसको ऊपर से फेंका था तो कितनी किस एंगल पे ये रिलीज अपना कॉन्टेक्ट रिलीज करेगा। ठीक है, बात यहाँ तक हो गया। अब अगर आपको बोला गया कि ऊपर से इसको जस्ट रिलीज किया गया, इसका स्पेशल केस देख लेते हैं कि इफ v नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब रिलीज किया तो रेस्ट से रिलीज किया गया इसे, तो देखिए cos थीटा कितना आ रहा है, तब cos थीटा आ रहा है 2/3, क्योंकि v नॉट 0 है, फर्स्ट टर्म पूरी 0 हो जाएगी, cos थीटा आता है 2/3 के बराबर। तो यहां से अपने को एक चीज समझ में आती है कि अगर मैं यहाँ से भी इसको देखूं, एच और आर की भी अगर बात की जाए कि कितनी हाइट पे ये कॉन्ट्रैक्ट लीव करता है, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ h बाई आर इज इक्वल टू ऑल्सो 2/3 cos थीटा, अगर अपन वहां बनाते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि जो बॉडी है स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट। लिख लीजिए इफ बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट, तो लिखा जा सकता है इट विल लीव कॉन्टेक्ट विद द ट्रैक at a height 2/3 r from the base और r/3 फ्रॉम द टॉप। ठीक है, कहां से आया ये? सिंपल सा हिसाब है जो अपन ने लिखा था ना, y इक्वल टू r1 माइनस cos थीटा। y क्या था? ऊपर से डिस्टेंस, ये y कहां से डिस्टेंस है? इस टॉप से डिस्टेंस जहां पे इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया था। तो टॉप से अगर मैं यहाँ पे cos थीटा की जगह 2/3 डालता हूँ तो मुझे मिल रहा है 1/3 r। तो यही आपको बोला गया कि ऊपर से ये r/3 डिस्टेंस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा, या अगर नीचे से कैलकुलेट करो तो r माइनस r/3 2r/3 डिस्टेंस पे अपना हाइट पे अपना कॉन्टेक्ट यहाँ से छोड़ देगा। तो एक तो बात हो गई कि अगर इसे आप रेस्ट से ऊपर से स्लाइड करवाते हैं। दूसरी बात ये जो इसमें है कि फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब ये कि जब आप इसे यहां से किसी स्पीड से फेंक रहे हैं v नॉट से, तो वो बिल्कुल चले ही ना इस पे, वो यहीं से अपना कांटेक्ट छोड़ दे, मतलब बिल्कुल भी इस कर्व पे ना चले, यहीं से अपना कांटेक्ट लूज कर दे। थीटा 0 मतलब ऊपर टॉप पोजीशन पे जैसे आपने इसको फेंका, ये बिल्कुल इस पे चला ही नहीं, ये वहीं से उड़ गया, ऐसा हिसाब हो गया। तो ऐसा कब हो सकता है? स्पीड कितनी होनी चाहिए मिनिमम? तो हम लिख लेते हैं ऐसा तब हो सकता है जब वी नॉट जो हो वो √r(g) के बराबर हो। कहां से आए? तो अब थीटा 0 यहाँ पे डाल दीजिए। थीटा जैसे 0 डालेंगे cos 0 इज 1। आप यहाँ से -2/3 करेंगे, आएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, वी नॉट मिलेगा आपको √r(g) के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा 0 डाल के। तो वी नॉट मिला आपको √r(g) के बराबर। मतलब ये कि इफ एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी v नॉट इज मोर देन इक्वल टू √gr, तो हम कह सकते हैं ऐसा, द बॉडी विल लीव द ट्रैक at the highest point flying horizontally, at the highest point flying horizontally, मतलब वो बिल्कुल भी उस ट्रैक पे चलेगा ही नहीं without traveling any distance on the track। क्लियर बात? तो ये दो स्पेशल केसेस इसके हैं, ध्यान रखना है हमें। पहला केस था कि अगर आप वी नॉट को 0 रखते हैं, जस्ट स्लाइड करते हैं ऊपर से एट रेस्ट,
तो कितनी हाइट पे ये अपना कांटेक्ट लूज करेगा, तो स्पेशल केस है, आप बता सकते हैं ऊपर से r/3 या नीचे से 2r/3 की हाइट पे कांटेक्ट लूज हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर थीटा 0 करना है, मतलब वो आप जब इनिशियल वेलोसिटी देते हैं तभी वो बिना कोई ट्रैवल किए इस ट्रैक पे सीधा वहीं से उड़ जाए, तो उसके लिए आपको मिनिमम स्पीड √rg के बराबर देनी पड़ेगी, तभी वो वहां से सीधा उड़ जाएगा, उस ट्रैक पे वो नहीं चलेगा। क्लियर है बात? तो इस टाइप के क्वेश्चंस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पूछे जाते हैं। काफी सारे क्वेश्चन अपन ने किए हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, एक बार जेई में आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऐसा, जेई में क्या पूछा गया आपसे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एन आइडियल स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है भैया, एक स्प्रिंग है विद स्प्रिंग कांस्टेंट के, इज हंग फ्रॉम द सीलिंग, ओके, सीलिंग से इसको लटका दिया, एंड द ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू इट्स लोअर एंड, मास m का एक ब्लॉक यहाँ पे अटैच कर दिया। द मास इज रिलीज्ड विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, इनिशियली अनस्ट्रेच्ड मतलब ये अपनी नेचुरल लेंथ में यहाँ पे है, नेचुरल लेंथ मतलब इसमें कोई अभी कंप्रेशन या एक्सपेंशन नहीं है, इस समय इसको आपने मान लीजिए यहाँ पे पकड़ रखा है ऐसा, ठीक है। अब जैसे इसको रिलीज करेंगे तो पूछा गया then the maximum extension in the spring is, maximum extension in the spring is, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सोचो क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन कब हो जाएगा, क्या उस टाइम पे जब इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्या ये कहना सही होगा? अच्छा सोचो, यहाँ से जैसे आपने रिलीज किया तो स्प्रिंग में थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, मास यहाँ तक आएगा कहीं पे, इस टाइम पे लेट्स से कि नीचे mg लग रहा है और ये kx ऊपर लग रहा है, और इस टाइम पे अगर मैं बोलूं कि mg इक्वल टू kx हो चुका है, तो क्या ये यहाँ के रुक जाएगा अचानक से? क्या सोचो कि ये जब यहाँ से यहाँ तक चला तो इसके पास एक वेलोसिटी भी होगी, और इस वेलोसिटी की वजह से ये और नीचे जाएगा, भले ही यहाँ पे फोर्स 0 हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी इसके पास है, जिसकी वजह से और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, तो अब हम कैसे पता करें कि वो कितना एक्सपेंशन हुआ उसमें और वो कहाँ तक पहुंचा, m यहाँ तक आया। तो इसको करने का तरीका बहुत आसान सा है, वो क्या है कि हमें पता है कि जब ये अपनी मैक्सिमम एक्सपेंशन पे पहुंच जाएगा, जो कि एक्चुअली आपसे पूछा गया है, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि और एक्सटेंड तो हो नहीं रहा, और एक्सटेंड नहीं हो रहा मतलब वहां के रुका, अब फिर से ये रिबाउंड होगा, लेकिन एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। इस केस में अपन बात कर सकते हैं। अब सिचुएशन क्या होगी कि भाई जब इसको रिलीज किया गया था तो ये हाइट से इसको रिलीज किया गया था, अब ये यहाँ पे है ना, और जब यहां से रिलीज किया गया था तब भी इसकी इनिशियल स्पीड थी 0, क्योंकि रिलीज किया था रेस्ट से। इस टाइम पे इसमें एक्सपेंशन ये जो है x मैक्स, ये अपने को कैलकुलेट करना है, इसको मैं x नॉट लिख लेता हूं, ये अपने को यहां से कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? बड़ा आसान सा तरीका है, एनर्जी इक्वेट करते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन इसका करेंगे, तो क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट अगर B है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, ये अपने को लिखना है। अब देखो क्या किया जाए इसमें, भाई काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A रिलीज किया था, काइनेटिक एनर्जी 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, आप चाहें तो इसी को रेफरेंस भी मान सकते हैं, यही अपने रेफरेंस लाइन भी है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, 0। क्लियर? अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, क्या ये भी 0 है? यस, पॉइंट बी पे भी 0 है टोटल, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस किस वजह से, ध्यान से देखना, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक आया, अपने रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ आया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुई है वो है -mg(x0) के बराबर। ये बात क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगी क्योंकि ए को अपन ने रेफरेंस लाइन माना हुआ है, वहां से नीचे की तरफ आया x0 हाइट, तो हम बोलेंगे -mg(x0) इसकी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और दूसरी, क्या इसमें स्प्रिंग की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आई है? स्प्रिंग का यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, यस, और स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होती है, हाफ के x0², तो ये भी आएगा आपके पास हाफ के x0²। क्लियर है? अब यहां से आपको x0 कैलकुलेट करना है, आप आराम से कर सकते हैं, एक x0 से x0 कैंसिल हो जाएगा, x0 की वैल्यू आएगी आपके पास 2
mg/k के बराबर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अगर आप यहाँ से फोर्स इक्वेट करके आंसर बताते हैं तो आपका आंसर आता है mg/k के बराबर, और वो आंसर आता है गलत, क्योंकि इस टाइम पे ये मैक्सिमम एक्सपेंशन पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी भी है, ये और नीचे जाएगा। फोर्स भले ही जीरो हो चुका, लेकिन ये और नीचे जाएगा। अब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, क्योंकि kx बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, जैसे एक्सपेंशन बढ़ेगा, तो ये धीरे 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 रुक जाएगा। पॉइंट बी पे ये रुक गया है, फिर से ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये लगातार फिर ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा लगातार। ठीक है? तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमें करना है। चलिए, तो ठीक है, आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बात करेंगे नए चैप्टर की, शुरू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।